नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहित रोहन में आप सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है। आज हमारे साथ जो स्टीम्ड पैनल है उसमें राजीव खुराना जी हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। जय श्री मेरे साथ रवि मल्होत्रा जी हैं जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश जी हैं जो लॉयर हैं और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ अभी तुरंत टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा जी भी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि बंगाल बिल्कुल अलग चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल जो है वो भारत के कानून को मानता ही नहीं है। अगर ईडी की टीम जाती है तो उस पर अटैक हो जाता है। 5 जनवरी का 2024 का सीन आपको याद होगा जब ईडी के कई ऑफिसरों का सर फट गया था। और आज तड़के ये खबर आई कि जब एनआईए के कुछ लोग जो कि बम ब्लास्ट, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ईडी सीबीआई का मुद्दा नहीं है, कोई घोटाला का मुद्दा नहीं है। ईस्ट मदनापुर में 2022 में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने सम्मन जारी किया था 2 लोगों के खिलाफ। और उसी को अरेस्ट करने के लिए आज जो है एनआईए के लोग वेस्ट बंगाल गए हुए थे। और पता चला कि वहां पे जो है पहले से वो तैयार थे, उन्होंने अटैक कर दिया। तो इसने फिर से संदेश डाली कि पूरी जो घटना थी उसको दोबारा से देश के लोगों के सामने मतलब कि ले आया है। और देश के लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया है कि क्या ममता बनर्जी की जो ये सरकार है वो क्या भारत सरकार के जो कानून है उससे अलग चलना चाह रही है, उससे अलग राह बटोर ली है। यहां तक कि इस मुद्दे पे उनके अलायंस पार्टी कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। और अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि ममता बनर्जी ने जंगल राज स्थापित कर दिया है और यहाँ पे जो है कानून का राज नहीं है। तो सबसे पहले मैं सुमित जी के पास जाना चाहता हूँ। सुमित जी, क्या बंगाल पे भारत का कानून लागू नहीं होता है? ममता दीदी क्या भारत के कानून से ऊपर है? बंगाल भारत के कानून से ऊपर है? नहीं रोहित जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में सारी चीज स्थापित होंगी। जो मेरे को आप बता रहे हैं कि आज एनआईए की टीम के ऊपर भी हमला हुआ है, ये चीज देखनी पड़ेगी कौन लोग हैं, किन लोगों ने हमला कराया, उन्हें दोषियों को पकड़ा जाएगा। और हो सकता है तो भाजपा की भी चाल हो दीदी को बदनाम करने के लिए। भाजपा की कोई चाल नहीं है, हमें माफ करिए। शासन आपका है, सरकार आपकी है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ये सबको मालूम है। अरे आप इतना कूद क्यों रहे हैं, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर 1 बाय 1 सबको बात करने का मौका मिलता है तो ठीक है। अगर करेंगे डिबेट नहीं होती है ये। ठीक है। अभी सुमित मल्होत्रा जी को मौका देते हैं। सुमित जी, ममता बनर्जी तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ममता जी बोल रही है कि पहले बताना चाहिए था। अगर पहले बता के एनआईए की टीम जाएगी तो फिर क्रिमिनल को तो भगा देगी वेस्ट बंगाल की पुलिस। ये रोहित जी, ये तो एक साजिश है कि आप कह रहे हैं कि उन्हें भगा दिया। क्यों भगा दिया? आप एनआईए कोई चीज अगर किसी चीज को अरेस्ट करने आ रही है और वहाँ के लोकल पुलिस को या वहाँ के प्रशासन को अगर साथ में लेकर के काम होता है तो बहुत अच्छा रहता है। सारी चीजें ऐसा नहीं है कि तो कोई चीज खराब हो जाती है कि किसी को दूसरे का सपोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाजपा ने नेगेटिव वहाँ पे फैला रखा है और बदनाम करने की पूरी साजिश चल रही है चुनावों में अपने फायदे के लिए। ये टीम के ऊपर भाजपा ने ही हमला कराया। सुनील जी, आपके पास आता हूँ मैं। रवि मल्होत्रा जी से पूछना चाहता हूँ। रवि जी, आप तो बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं, देश में आपने उनके साथ टाई अप कर रखा है। आप एक इंडी गठबंधन बनाते हैं जिसमें ममता दीदी एक बड़ी घटक है। और वेस्ट बंगाल में जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो बोलते हैं कि भाई ममता बनर्जी ने यहाँ पे अंधा कानून चला रखा है। तो ये कैसे चलेगा? पब्लिक इसको कैसे देखे? इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे कांग्रेस क्रिएट कर रखी है इंडिया में? तो रोहित जी, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ, बात करता हूँ इससे। और मेरा नाम रवि माथुर है, मल्होत्रा नहीं है जी। तो मैं आपको बताऊँ, देखिए जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा गठबंधन है तो टीएमसी के साथ ऐसे हमारा कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का जो वे ऑफ वर्किंग है वो दोनों का सेम है। जहाँ भाजपा की सरकार है और टीएमसी, ये दोनों एक ही एजेंडे पे काम करती हैं। ये भारत के कानून को मानते ही नहीं है।
आप कितनी जगह पर, मैं आपको बता दूं, ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब यही बंगाल में हो रहा है। बंगाल में जो भी हुआ, देखिए आप गलत हैं सही हैं, ये एक मुद्दा बात का है। ईडी आती है या सीबीआई आती है, एनआईए आती है, जांच का विषय है, जांच करने दीजिए। लेकिन अगर किसी संघीय ढांचे में, फेडरल कानून में अगर किसी भी संस्था पे हमला होता है तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है दोनों पार्टियां जो हैं इसमें मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर फिर आता हूँ मैं आपके पास, रवि माथुर जी फिर आता हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर विरल जी, कांग्रेस तो आप ही के ऊपर फेंक रही है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है वैसे बीजेपी देश में कर रही है। मेरी आवाज आ रही है अब तक रोहित जी? अब आ रही है, हाँ कंटिन्यू करिए प्लीज। जी देखिए, शाहजहां शेख को बचाने वाले लोग हैं और शाहजहां शेख को प्रोटेक्ट करने वाले आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं और जनता सब जान रही है, जनता बहुत जागरूक है और अवेयर है और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम जनता के द्वारा वोट की चोट करके किया जाएगा। और आदरणीय श्री रवि माथुर जी यहाँ मौजूद हैं। रवि जी ने कहा अभी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है डॉक्टर अविनाश जी, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। ये तो इंडी गठबंधन की फूट दिख रही है और उसको आप प्रदर्शित कर रहे हो। दोबारा आता हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश जी, ये तो रवि जी का बयान इस बात को साबित कर रहा है, रवि जी का बयान इस बात को साबित करने के लिए काफी है। ये भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं टीएमसी को, तो टीएमसी इसका मतलब इंडी गठबंधन और धर्मलिया गठबंधन के साथ नहीं है। तब ये अलग अलग है। एक प्रकार से मोदी जी के खिलाफ एक मंच पर आए थे, ये नाटक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये साबित हो गया। मैं समझ गया, ठीक है। मैं सत्य प्रकाश जी के पास आता हूँ। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से जनवरी 5 तारीख को इन्फोर्समेंट ईडी पे अटैक हुआ था, अब एनआईए पे अटैक हुआ है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजिक एक्शन नहीं लेती है, कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है अगर सरकार के खिलाफ, तो ये तो प्रेसिडेंट बनता जा रहा है कि जब भी कोई सेंट्रल एजेंसी जाएगी उसके ऊपर अटैक कर दो और फिर यही काम दूसरे स्टेट्स में भी होने लगेंगे। देखिए क्या है रोहित जी, सबसे बड़ी बात जो है ना, एक फेडरल स्ट्रक्चर में और खास करके केंद्र की एजेंसी कब शामिल होती है? जब राज्य की पुलिस और राज्य की जो व्यवस्था है वो फेल होती है, राज्य में कोई वैसा अपराध हो रहा हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध हो या देश भर में वो अपराध फैला हो और उसके जो गैंग और जो सरगना है वो देश विदेश में उसके बैठ के देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, देश में जो है देश का माहौल खराब करते हैं। और एनआईए और जो ईडी अभी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर रही है, आप शाहजहां शेख से लेकर आज तक जो आज एनआईए के ऊपर वहां पे अटैक हुई है, ये इस बात का परिचय दे रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से राज्य की जो सरकारें होती है वो ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करती है जो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक और एक राज्य सरकार को लाभ देती है। ऐसे जो माफिया होते हैं वो राज्य के सरकारी व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था है वहां तक पहुंच होती है और वो बचते रहते हैं। केंद्रीय एजेंसियों को तब शामिल की जाती है जब राज्य सरकार वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट को इनपुट मिलती है एजेंसी को। और दूसरी चीज, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सरकार नहीं है, पहली बात तो ये समझने वाली बात है। केंद्रीय एजेंसियां जो कार्य करती है वो सरकार के इंस्ट्रक्शन पे नहीं करती है। ये विपक्ष का जो आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है वो गवर्नमेंट के आधार पे, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है, बिल्कुल गलत है। और केवल मोदी सरकार में ऐसी कार्रवाई हो रही है वो नहीं। आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को अरेस्ट किया गया 2013 में, तो क्या उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे किया गया था? नहीं, ये एजेंसी तब कार्रवाई करती है जब उनको इनपुट मिलती है। कोई वैसे सरगना, आज जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जो इलीगल माइग्रेंट और जो इन्फिल्ट्रेशन वहां पे हो रही है वो गंभीर समस्या है। नादिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, 24 परगना हो गया, इन जिलों में वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। राजीव खुराना जी, अब एक सवाल बनता है जो ममता बनर्जी क्वेश्चन उठा रही हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को बिना इन्फॉर्म किए हुए आप सुबह सुबह पहुंच गए,
तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस से प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, तो फिर अगर वहाँ के लोकल लोग अगर एनआईए पे या ईडी पे अटैक कर रही है तो इसमें ममता दीदी का क्या दोष है? ये कहना है ममता बनर्जी का, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, आप ना बंगाल को एक बार नए सिरे से देखिए। ये पश्चिम बंगाल था, इसको बंगाल किया, बंगाल करके अब बांग्लादेश बना रहे हैं। बांग्लादेश की जो इतिहास बना है वो भी ऐसे ही बना है, जो बांग्लादेश बना है वो भी पहले ऐसे ही था। ये आप देखो, एक डीजीपी को बचाने के लिए, राजीव कुमार शायद नाम है, उसको बचाने के लिए करंट चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठ जाती है। आप देखो तो सही, सेंटर के अगेंस्ट युद्ध छेड़ा हुआ है बंगाल में। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये फेडरेशन जो बात कर रहे हैं, इसका क्लेश तो बंगाल में शुरू से मचा रखा है। ठीक है खुराना साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। सुमित जी, आप बात करने के कंडीशन में हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने संदेश खाली बना रखा है ममता बनर्जी ने बंगाल में? रोहित भाई, संदेश खाली तो एक फूबिया हो गया है भाजपा को, और भाजपा के साथ में जो लोग भाजपा की बड़ी बुरा साथ में लेकर के काम करते हैं, कहते हैं हम भाजपा के नहीं है, पर प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं या किसी चीज से और बन के बैठ जाते हैं, भाजपा की बड़ाई करते रहते हैं। मैं उन लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से आप संदेश खाली के लिए बात कर रहे हैं, उस तरीके से आप मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मणिपुर में आज क्या हो रहा है? मणिपुर का कोई चैनल कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? अगर बोलेगा तो उसकी सीबीआई ईडी पहुंच जाएगी। बिल्कुल, आज सीबीआई ईडी केवल तोता बन के काम कर रही है सेंट्रल के इशारे पे और टोटल विपक्ष के नेताओं के ऊपर। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल, फिर आपके झारखंड के सीएम, आज बंगाल, ये यही इर्द गिर्द घूम रही है। अरे भाई, आपके कर्नाटक के अंदर एक विधायक ने खुद एक बात कही थी कि घोटाले में 400 करोड़ का घोटाला है कोविड के समय का। अगर मेरे को पार्टी से निकालोगे 400 करोड़ का घोटाले का मैं उजागर कर दूंगा। सीबीआई ईडी कहाँ गई है? उसे क्यों नहीं अरेस्ट करती है? क्यों नहीं नाम उजागर करती है? वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है सुमित जी, लोग जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। रोहित भाई मेरी बात सुमित जी पूरा कर लीजिए। रोहित भाई मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए, आज भाजपा क्या काम कर रही है? संदेश खाली, विकास, मणिपुर, विकास के ऊपर बात करिए। विकास के ऊपर कितना बात करेंगे? 10 साल में क्या विकास करा है? बताइए 10 साल का विकास। बिल्कुल, जनधन योजना किसने चलाई? उज्ज्वला योजना किसने चलाई? सौभाग्य योजना किसने चलाई? बताइए। आपने जनधन बैंक खाते भी हमने खुलवाए। 60 साल में क्या कुछ हुआ था? अरे 60 सालों का तो चीजें आप ही ने बेची हैं प्रभु जी, आप बेची हैं। हुआ था कि आप 60 साल में क्या हुआ था? भ्रष्टाचार हुआ था। आता हूँ अविरल जी, आपके पास भी आता हूँ। रवि माथुर जी, आज मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग की तरह अपने घोषणा को कर रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में उसने वेस्ट बंगाल को, वहां पे तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, वहां पे तो आप उनके चौधरी जी की मजबूरी है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बोले, लेकिन सेंटर में वो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में मुस्लिम वोट ना इधर उधर हो जाए, इस चक्कर में वो वेस्ट बंगाल को सपोर्ट कर रही है, जिसके वजह से वेस्ट बंगाल में ये जंगल राज फैल रहा है या अंधेर राज फैल रहा है। अब आप इसको कैसे जवाब देते हैं? देखिए, मोदी जी क्या है, मोदी जी स्टेटमेंट पे जवाब दीजिएगा और जो मैंने सवाल पूछा उस पे भी। मैं उस पे आता हूँ। मोदी जी ने आज ही बोला है कि मुस्लिम लीग की तरह इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र दिया। मुझे जानकारी है। देखिए, मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी कबीर के दौर में सुभाष चंद्र बोस को ले आ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस के दौर में कबीर को ले आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1925 में मुस्लिम लीग से गठबंधन हुआ था तत्कालीन जनसंघ का, तब उन्होंने सरकार चलाई थी। और दूसरी बात यह है कि जिसकी बात कर रहे हैं, हमारा किसी मुस्लिम लीग से गठबंधन नहीं हुआ है, ना कभी होगा। हम एजेंडे पे काम करते हैं। आपका जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की तरह है, ये बोला है मुस्लिम लीग की तरह। अगर हमने उसमें घोषणाएं की हैं कि हम सबका विकास करेंगे, जो आज ये सेंट्रल एजेंसीज हैं इनका जो ये हाल हो रहा है, ये तत्काल जो कार्रवाई हो रही है,
अच्छा, और कांग्रेस बिना के टाइम पे जब सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बोला था, तब आजाद थी सीबीआई। आपको बता देता हूँ रोहित जी, मैं आपको बता देता हूँ, ईडी का पैरा नंबर 17 और 18 वो जिसमें चेंजेस किए गए हैं वो ये कहता है कि बिना एफआईआर के, बिना चार्जशीट के हम किसी को भी शक की बुनियाद पर उठा के बंद रख सकते हैं, चाहे वो 1 साल हो 2 साल। ठीक है, आप किसने अपना जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं डॉक्टर अविरल जी के पास जाऊँ। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी बात मेरी पूरी होने दीजिए। पूरा कीजिए, 30 सेकंड लीजिए। जितने भी कांग्रेस के समय में तत्कालीन जो कहा गया था ये घोटाले शो हुए हैं, ये साबित नहीं हुए, और जो जितने बाहर आए थे वो आरटीआई से आए थे। आरटीआई को कमजोर किसने किया है? आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इनका यही काम है, आप इनसे पूछोगे ए ये बात करेंगे जेड की, मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे कभी बात करते हैं। अविरल जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहले आप घोटाले की आप बताइए, इमरजेंसी की आप बताइए, क्यों नहीं बोलते धीरज साहू के विषय पर? बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ आप बोलिए, 5 मिनट ले लीजिए, आप बोलिए धीरज साहू के विषय पर, पालघर पर बोलिए, कन्हैया लाल टेलर के विषय पर बोलिए। 370 हटाने का विरोध कांग्रेस के लोग कर रहे थे। मैं 2 मिनट देता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है, रवि जी मैं आता हूँ आपके पास। अविरल जी, जिस तरीके से हम सबका विकास कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो दिख रहा है गरीबों के लिए जो हमने कार्य किया है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। मैं सत्य प्रकाश जी के पास आता हूँ। सत्य प्रकाश जी, आज मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से जो है सो कि उसको टैली किया है, मतलब उसको मैच किया है, और कहा है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से कलकत्ता में और जो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ये हो रहा है वो सब इसकी देन है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। तो आपका क्या? रोहित जी, दंगों की इतिहास अगर आप देखें तो 1946 में बंगाल दंगा हुआ था, उसके बाद से लेके 2013 तक मुजफ्फरनगर दंगा तक, आप इतिहास उठा के देख लें, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी घोषणाएं रही, जितने भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो रिलीज किए, उन सारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, क्या वो पूरी कांग्रेस पार्टी ने की? अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए, अगर वो कांग्रेस पार्टी कर दी होती तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थोड़ी आती। बात मैनिफेस्टो की है, तो मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियां जो है वो पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत बनाती है। राजनीतिक पार्टियां ये देखती है कि हमें जनता को चुनाव के समय कौन से मुद्दों पे भटकाना है, हमें चुनाव जीतना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में देश के कानून को कमजोर करना या किसी भी टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स है ना। आप इसको एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं? आप अफजल गुरु के फांसी पे भी कांग्रेस पार्टी के लीडर बोलते हैं, कसाब पे भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि रोते हैं। आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जो फांसी हुई थी वो किसके राज में हुई थी? कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? संसद पे हमला किस समय हुआ था? मैं आपको जवाब देता हूं। आपको बोल रहा हूँ, संसद पे हमला किसके राज में हुआ था? कंधार तक आतंकवादी कौन छोड़ के आया था? करने वाला कौन था? कंधार में आतंकवादी जो थे वो कौन से बिरादरी के थे? आप ये बता दीजिए, ये भी बता ही दीजिए। आप कंधार में कौन सी बिरादरी से मतलब की बात कर रहे हैं? क्या कंधार आतंकवादी होता है? और संसद पे हमला करने वाले हिंदू थे? आप ही बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पहले सत्य प्रकाश और रवि के बीच में हो जाए। आपको बात बता दूं रोहित जी, ये 5 बातें हैं, 5 शब्द हैं इनके पास। मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, इनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब इन पे जवाब नहीं बना तो अभी हिंदू मुसलमान पे आ गए। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा हिंदू मुसलमान पे आ गए। इनसे पूछा कश्मीर में पंडितों पे हमले हुए, नरेंद्र मोदी के पास पंडितों को भगाया गया, किसकी सरकार थी? कोई बात नहीं है। अपने सबका साउंड बंद हो गया, प्लीज सबका साउंड बंद हो रहा है। दंगा, भागलपुर दंगा, ठीक है सत्य प्रकाश जी मैं आता हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश जी मैं आपके पास आता हूँ। कौन थे कराने वाले? ठीक है मैं आता हूँ सत्य प्रकाश जी आपके पास। कंधार कौन गया था बताइए? भारतीय जनता पार्टी में हुआ, मैं तो कह रहा हूँ।
लेकिन वो प्रकाश कंधार जी, अब आपके आतंकवादी पास कौन जवाब नहीं थे? है। आप अब आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात मैं कोई क्यों नहीं करूंगा करेंगे। पाकिस्तान सिर्फ की बात? हिंदू मैं तो कह मुसलमान रहा हूँ के कि अलावा कोई कांग्रेस दूसरी पार्टी बात भी नहीं होती है मैनिफेस्टो में आपके जो पास। घोषणा करती है वो नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता चलिए एक पार्टी ने बात पिछले अच्छा, 8 साल अब में ये जो बताइए कि मैनिफेस्टो में उस वादे किए थे मैनिफेस्टो में उसको पूरा, मुस्लिम, कश्मीर इशू को पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता अब पार्टी मुझे ने ये बताइए ट्रिपल मैनिफेस्टो तलाक की जो पे बात काम हो रही है, किया, उस जीएसटी कानून मैनिफेस्टो में लाया। कौन सी ऐसी लाइन है, उस मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी लाइन है जो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करता है? बताइए कौन सी लाइन है, एक लाइन बताइए मुझे। आप आए हैं, होमवर्क करके आए हैं, आप बताइए। बिल्कुल 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 आप मैं बताइए बता ना, देता हूँ। आप कर रहे हैं ना, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, आप ठीक है, बताइए। आप बताने ये दीजिए, कांग्रेस बताने वालों दीजिए। को होमवर्क नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देश भारतीय हमने जनता तो पार्टी उतार पर दिया मुद्दे वो से मुस्लिम बात का है करो, क्या? तो मेरे से ले लीजिए आप। रवि जी, आप सत्य प्रकाश को बताने दीजिए ना प्लीज। सत्य प्रकाश को आप बताने मेरे दीजिए। मैं आप मेरे से ही जवाब ले, अगर आप चुप हो जाए तो मैं आपको जवाब दे दूं उस मैनिफेस्टो में हाँ, क्या है आप मुस्लिम जवाब तुष्टिकरण। दीजिए 30 सेकंड में। सत्य प्रकाश जी आपसे क्वेश्चन पूछा है, जब जवाब आप दीजिए। बात करते हैं कि ट्रिपल तलाक को हटाएंगे तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण है या नहीं है, आप बता दीजिए। जब आप बात करते हैं कि हम कश्मीर से धारा 370 पे काम करेंगे तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण है या नहीं, आप कश्मीर से धारा 370 हटा के फिर से पंडितों को भगाएंगे, ये मुस्लिम तुष्टिकरण है। आप क्या मानते हैं कि सीधा कांग्रेस पार्टी ये कहे कि ये कश्मीर जो मुसलमानों का है तब ये तुष्टिकरण नहीं होगी? मतलब आप ये कहना चाहते हैं? आप उसके आइडियोलॉजी को तो देखिए, समझिए कि वो कहना क्या चाहती है कांग्रेस हिंदू पार्टी अपने मुसलमान के मैनिफेस्टो के अलावा माध्यम कोई से। दूसरी बात नहीं हो सकती है। मैं टॉपिक नहीं सिर्फ बोल एक रहा होना हूँ, चाहिए, मुसलमान इनका नहीं बोल रहे हो, हम सबका और सबका विकास कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको विकास करने वाले यदि कोई नेता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो सबको नजर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे जिस जाते हैं। सेकुलर नेक्स्ट स्पिरिट क्वेश्चन पे जाते आप हैं। जिस सेकुलर स्पिरिट की बात कर रहे हैं ना, वो सेकुलर स्पिरिट आप बताइए ना, 2014 से 2023 तक कितने दंगे हुए, और 2013 से लेके पहले तक जाइए कितने दंगे हुए। और अब आप और यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। हमला 2013 के यूपी पहले में हुआ, जब से योगी जी आए एक भी दंगा नहीं हुआ। सेकुलरिज्म का सऊदी अरब में जाके मंदिर बन गया, वो सेकुलरिज्म नहीं है। सऊदी अरब में जाके मंदिर बन गया और महाकाल लोक की बात करिए, आप उसको सेकुलरिज्म महाकाल लोक आपका सेकुलरिज्म ये है जैन की बात करिए, वाराणसी में जो किस प्रकार से काशी को आगे बढ़ाने का हमने कार्य किया वो देखिए। वहाँ खुशी है, लेकिन यहाँ खुशी नहीं है, यहाँ इनको ठीक खुशी है, नहीं है। मेरे यहाँ ख्याल हिंदू से मुसलमान की बात टॉपिक पे करेंगे। बहुत पानी बह गया। मेरे ख्याल से इस सबके टॉपिक लिए पे बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी पुराने से 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी दिक्कत है रोहित जी कि ये सेकुलरिज्म की मीनिंग ही नहीं समझ पाते। आपको पता है, आपने अभी बात की कि गांधी जी, आपको पता है कि गांधी जी सबसे पहले धरना में किसके खिलाफ बैठे थे और किस लिए बैठे थे? आप बता दीजिए, आप बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, बताइए, और किस लिए बैठे थे? ठीक है, तो आप ऐसे विषयों को तो नहीं जनता को बताएंगे, आप केवल ठीक है, केवल ठीक है। अब थोड़ा सा 30 सेकंड खुराना साहब, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, प्लीज जल्दी से। कांग्रेस कल और परसों की बहस में मैंने कहा था कांग्रेस मुस्लिम लीग बनती जा रही है। ये मुस्लिम लीग बनती नहीं जा रही, ये है कैसे? इन्होंने कम्युनल लॉ बिल लाए, सांप्रदायिक, वो किसकी फेवर में था? मुसलमानों की। शाहबानो केस में किसने पलटा वो सुप्रीम कोर्ट का? इन्होंने। ये जितने काम कर, ये हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम करते हैं। यही बंगाल में प्रॉब्लम है। इनसे निकले हुए, कांग्रेस से निकले हुए जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी है, चाहे लालू है, चाहे कोई, ये सब लोग मुस्लिम करते हैं। इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, इनका सेकुलरिज्म केवल ये है कि जब किसी माइनॉरिटी के इलाके में या माइनॉरिटी के साथ अपराध हो तो वो सेकुलरिज्म स्पिरिट इनको दिखती है। जब रुपेश पांडे की हत्या हो जाती है और राजस्थान में एक लड़के का गला काट दिया जाता है तो वहां सरकार किसकी होती है? तब वो सेकुलरिज्म स्पिरिट इनको नहीं दिखती है। सेकुलरिज्म स्पिरिट तब दिखती है जब कसाब और अफजल गुरु जैसा टेररिस्ट, जिसको कोर्ट सजा देती है, ना कि किसी पार्टी ने उनको सजा दिया, तब इनका सेकुलरिज्म स्पिरिट और इनकी अध्यक्ष रोती ठीक है। है, सुमित जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है।
मैं डॉक्टर अविरल मलिक जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम है अगर एनआईए स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पे रेड करे या वहां पे अरेस्ट वारंट के साथ जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, बजाय कि जाए और इस तरह के एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। अब इसमें तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का नुकसान हो रहा है, उनका मनोबल गिर रहा है। टीएमसी की क्या जिम्मेदारी बनती है? इनकी सरकार है वहां, ये कुछ जवाब दें। ये क्यों नहीं जवाब देने के लिए तैयार हैं? इस प्रकार से हमले कराते हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं टीएमसी के शासन में, बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो बहुत दुखद विषय है। जनता देख रही है और बंगाल की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बार इन्हें जान लेना चाहिए, बंगाल की जनता को सब मालूम है हम जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, जो हम योजनाएं चला रहे हैं, जो केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है, उनका लाभ भी ममता बनर्जी नहीं पहुंचने दे रही है जनता तक। ये सबको मालूम है। जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, उन योजनाओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लाभार्थियों को नहीं उन योजनाओं का लाभ लेने दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। किसानों का हक मारने का काम ममता बनर्जी कर रही है, गरीबों का हक मारने का काम ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी इस विषय पर जवाब दे सामने आकर, उनकी जिम्मेदारी बनती है। दोबारा आपके पास आता हूँ। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी साख स्टेटमेंट खोती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक सही समय आ गया है एक ऐसा बिल लाने का जिसमें इस तरह के जो क्राइम है या इस तरह का जो प्रतिरोध है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए? ऐसा कोई कानून लाने का समय आ गया है? रोहित जी, 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक स्पेशल पावर दी गई, साथ ही ईडी एनआईए को भी एक पावर केंद्र सरकार ने दिया। और ये बात स्पष्ट है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर होती है तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एजेंसी होती है वो सुपीरियर होती है, और आप देश के अंदर बाउंड्री के अंदर आप कोई भी सेंट्रल एजेंसी को किसी जांच करने से नहीं रोक सकते। और आज भी आपको मैं बता दूं, एक किसी आम आदमी लेकिन के साथ बंगाल में तो लगातार हो रहा है, आपको याद होगा कि जैसा अभी आ रहा हूं, आज भी एक आम आदमी के साथ कोई घटना होती है तो ये नहीं कहता, वो सबसे पहले कहता है कि सीबीआई जांच की जाए, एनआईए से इसकी जांच करवाई जाए। तो आज भी जनता का जो विश्वास है वो सेंट्रल एजेंसी पे अधिक है। और जहां तक बात रही कि सेंट्रल एजेंसी जो स्टेट में जाके कार्रवाई करती है और उनपे हमले हो रहे हैं उसके लिए अलग कानून बनाने की, तो ऑलरेडी ऐसा प्रावधान है कि पहली बात तो किसी भी सरकारी कर्मचारी पे ऑन ड्यूटी आप हमला नहीं कर सकते, और खास करके जब जांच एजेंसी कोई इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के सरकार में इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो सेंट्रल एजेंसीज पे अटैक कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिटिकल आउटफिट्स जो पॉकेट में होते हैं छोटे छोटे स्तर पे, जहां पे ऐसे माफियाज ऐसे क्रिमिनल्स रहते हैं जो इनका ज्यूरिडिक्शन होता है, ये बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। ये लोग अपनी नेक्सेस पूरी एक सामाजिक परिवेश में करते हैं, समाज में अपनी छवि ऐसी बना के रखते हैं कि ये कोई अपराध नहीं करते हैं। जो संदेश खाली का मामला हुआ और आज की जो घटना है, इन दोनों घटना की आप अगर सिलसिलेवार अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जिस पे एनआईए कार्रवाई करने गई थी उस पे पहले से भी राज्य पुलिस की जांच चल रही थी। और संदेश खाली में भी यही बात था कि शहंशाह शेख के खिलाफ वहां की महिलाएं शिकायत कर रही थी। जब राज्य की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो अगर कोई देश का नागरिक अगर सेंट्रल एजेंसी को अप्रोच करता है या कोई कोर्ट भारत का किसी स्टेट का अगर हाई कोर्ट इस बात का आदेश देता है कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए, और वैसी परिस्थिति में केंद्रीय एजेंसी जाती है और वहां पे उन पे अगर हमला किया जाता है तो ये आने वाले वक्त में एक सीरियस कंसर्न है। इससे सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार राजीव खुराना जी एक छोटा सा रिप्लाई आप दीजिए। रोहित जी, मैं राजीव खुराना जी के पास आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। कहीं ना कहीं से ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण साफ दिख रहा है। ममता बनर्जी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अपना मुस्लिम तुष्टीकरण की एक एजेंडा चला रही हैं, वोट बैंक का जो एक एजेंडा चला रही हैं, और सेंट्रल एजेंसीज जिस तरीके से वहां पे गॉन हो गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या दिखता है आपको फ्यूचर? मैंने तो पहले ही कहा है, जब पश्चिम बंगाल को बंगाल को बांग्लादेश बनाने की बिल्कुल एक सिलसिलेवार वो चल रही है। दूसरी बात ये है
मुस्लिम तुष्टीकरण जब भी आप ऐसे कोई देखेंगे सेंट्रल एजेंसी के ऊपर अटैक हो रहा है, वो कौन करते हैं? आप नाम लेने से डर रहे हैं, मुस्लिम बोलने से डर रहे हैं। एक्चुअली कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने हमला किया हो? आप हमेशा फिर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम करते हैं, अरे ये तो मुस्लिम करते हैं, हम तो फिर चलो कह दो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। कभी किसी रोहिंग्या हिंदू मुसलमान का एंगल है यहाँ पे। एग्जैक्टली विदेशी ठीक है, जो आए हुए ठीक है, ठीक है। रोजगार अविरल जी आपका क्लोजिंग कमेंट वेस्ट बंगाल के कानून की परिस्थिति पे और जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज पे अटैक हो रहा है, एकदम शॉर्टकट में आपका फाइनल कमेंट, क्लोजिंग कमेंट। नहीं, देखिए, कानून का राज, संविधान का राज है ही नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर, ये सबको मालूम है। कहां है वहां कानून, कहां लॉ एंड ऑर्डर है? वेस्ट बंगाल में सब कुछ समाप्त हो चुका है। वेस्ट बंगाल में हिंदू खतरे में है। वेस्ट बंगाल की जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप जाकर देखिए, बहुत दुखद स्थिति है वहां। और कुछ लोग हैं जो इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। ठीक ये है, टीएमसी के नेतृत्व में हो रहा है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है, और सारे माफियाओं को, गुंडों को प्रोटेक्शन देने का काम ममता बनर्जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है, बहुत दुखद है। ठीक है। सत्यप्रकाश जी आपका क्लोजिंग, मैं आता हूं आपके पास, क्लोजिंग कमेंट लूंगा तब आप बोल दीजिएगा खुराना साहब। सत्यप्रकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? रोहित जी, देखिए, फेडरल जो सिस्टम है, अगर केंद्र की एजेंसियों पे इस प्रकार से राज्य में, चाहे वो एक स्पॉन्सर्ड हमला हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में ऐसा हमला किया जा रहा हो, ये आने वाले वक्त में केंद्र और राज्य के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में सीधे सीधे अगर आप नुकसान देखें तो जो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस पे कहीं ना कहीं कोई वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि राज्य और केंद्र के बीच में कोई बिल्कुल वैसी सही। व्यवधान उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खुराना साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। जो पश्चिम बंगाल की हालात हैं, अगर आपने रेखा पात्रा का एक इंटरव्यू सुना है, महिलाओं का, संदेश खाली का संदेश सुनिए, उसमें एक लाइन बोल दी उन्होंने कि इस बार हम पहली बार वोट डालने जाएंगे। शर्म की बात है ये, आज तक उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उस लेडी का वो कमेंट मतलब पूरे वेस्ट बंगाल पे कलंक है भाई साहब। सुमित जी आप सुन पा रहे हैं? आप बोल पाएंगे? सुमित जी आप बोल पाएंगे? ठीक है, मेरे ख्याल से सुमित जी से, टीएमसी के प्रवक्ता से हमारा कनेक्शन कट गया है। बट अब हम इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं, समय का अभाव है। रोहित भाई बताइए, रोहित भाई जी आपका क्या कहना है? जो सभी लोगों का कहना है कि टीएमसी में ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कानून को स्टेक पे ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे कोई वैल्यू नहीं कर रही है, और कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है इसके ऊपर आपका क्या फाइनल कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट, टाइम कम है 30 सेकंड। रोहित भाई देखिए, ये तो आरोप लगाने में भाजपा वहां पे माहिर है। अपने क्षेत्रों में जब होता है तो ये कोई जवाब नहीं देती, जैसे मणिपुर, आपके बनारस, उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट, वहां पे जब कुछ होता है तो ये कहते हैं साहब कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, बहुत बढ़िया। काशी विश्वनाथ के अंदर जो बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पे 3 लड़कों ने एक महिला के संग में रेप कर दिया, 3 महीने तक बाहर रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर के अंदर हमला होता है, इशू नहीं है आज का, इशू पर बोलिए, बंगाल की बात कीजिए। मलिक जी सुन लीजिए, डिबेट ऐसे नहीं होती है, ठीक है, कायदे से बोलने देते हैं, क्लोजिंग कमेंट है, इनको बोलने देते हैं। बीच में नहीं बोल रहा था। हाँ ठीक है, बोलिए प्लीज। ये बौखलाहट है, ये आपकी बौखलाहट है। बोलिए प्लीज, पर्सनल कमेंट पे मत जाइए, प्लीज बोलिए। जनता आपको हटा रही है। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है, सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ, डिबेट नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसे डिबेट नहीं होती है। ठीक है सुमित जी, आप अपनी बात को पूरा करें, आप अपनी बात को पूरा करें सुमित जी। तो रोहित भाई देखिए, बंगाल के लिए देखिए, आज जो अगर एनआईए के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें देखा जाएगा जो दोषी है उसमें दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे किसी पार्टी का, चाहे भाजपा का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या परेशानी है? ना तो पार्टी करा रही है ना, पर हाँ अगर कुछ होता है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं, भाजपा के लोग, इस्तीफा दे दिए। मणिपुर के अंदर क्यों नहीं आप इस्तीफा मांगने चले जाते हैं? आप बंगाल के लिए तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, मणिपुर के लिए क्यों नहीं मांगते हैं? मणिपुर में तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। ठीक है सुमित जी, अब समय का अभाव है, आज के लिए इतना ही। मैं अपने सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और अप्रिशिएट किया।
जैसा कि आपने टीएमसी के प्रवक्ता को सुना, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है और बोल रहे हैं कि कानून अपना काम मजबूरी करेगा। है उनकी, तो मजबूरी लेकिन है। जब कानून अपना काम कर रहा है तो उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या बन गई है, स्टेट और सेंटर के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। लेकिन हमारा काम है हर मुद्दे पे बात करने का। हमने इस मुद्दे पे बात किया और सभी प्रवक्ताओं ने खुल के अपने ओपिनियन दिए। अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं, उनको सोचने देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसी के साथ मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, जय श्री आपका भी राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और टीएमसी के प्रवक्ता सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।